हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की स्टडी करने वाले हैं और आज इसका हम सबसे पहला चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन यानी परिचय हम स्टार्ट करेंगे। और चूंकि ये डेमो क्लास है यानी कि ये जो हमारा सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है ये हमारा पेड कोर्स है जो कि जीटेक पॉली के एप्लीकेशन पर चलेगा, लेकिन इसके स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास के रूप में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये पहले चैप्टर का पहला डेमो क्लास है जिसमें कि हम पहला चैप्टर में कोशिश करूंगा आज के सिंगल लेक्चर में पूरा ही कवर करा दूं। चूंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो इसमें हम इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंटेंट को कवर करेंगे। मैं प्रत्येक डेफिनेशन को आपके सामने बोर्ड पर लिखूंगा भी, जिससे आपको नोट्स बनाने में भी हेल्प हो सके। इसके अलावा इसके पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, हिंदी में अलग इंग्लिश में अलग, दोनों पीडीएफ भी मिलेंगे लेक्चर के आपको साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए अच्छे से, डेमो क्लास को क्लियर कर लेते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले चैप्टर को जब शुरू कर रहे हैं इस लेक्चर में तो इसके ओवरऑल टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो ओवरऑल इसमें ये 10 टॉपिक्स हैं जो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक एक करके पहले हम टॉपिक्स के नाम देखेंगे, क्योंकि जब हमें इस चैप्टर का ओवरव्यू पता रहेगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ने कौन कौन से टॉपिक है तो उसको पढ़ने में और भी इंटरेस्ट आएगा। हमें सीक्वेंस में याद हो जाएगा इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हैं, और ये बिल्कुल सीक्वेंस में ही लिखे हैं। पहला टॉपिक उससे रिलेटिव अगला, फिर उससे रिलेटिव अगला, इस तरह से टॉपिक्स हैं। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक हम इसमें बिल्कुल सिंपल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल यानी मृदा क्या होती है, मिट्टी से शुरू करेंगे। नाम ही है इसका सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, तो इसमें आप सॉइल की स्टडी करेंगे। इसके अलावा फाउंडेशन, चूंकि जो नींव होती है वो भी आपकी मृदा के ऊपर ही होती है, तो आप इसमें नींव के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, बाद में फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स में सबसे पहला टॉपिक, पहले चैप्टर का पहला टॉपिक रहेगा सॉइल यानी मृदा। दूसरा टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, अब सॉइल पढ़ लेंगे, सॉइल की डेफिनेशन देख लेंगे, सॉइल किसे कहते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं, तो सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं, यानी कि हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद दूसरा टॉपिक हम इसमें सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, मृदा यांत्रिकी। ठीक, तीसरा टॉपिक हमें जियोटेक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, जो कि पॉलिटेक्निक में इसके बारे में जिक्र नहीं कर रखा है, लेकिन बहुत बार पूछ लिया जाता है इन फ्यूचर जेईई एग्जाम्स वगैरह में। तो आप जियोटेक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन भी याद रखेंगे, सॉइल मैकेनिक्स से ही मिलती जुलती होती है, समझ में आ जाएगी आसानी से। ठीक है, अगला इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ सॉइल देखेंगे, यानी मृदा का बनना, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनती है मिट्टी, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मेशन के अंदर ही आप लोग इसमें जियोलॉजिकल साइकिल भी पढ़ेंगे, यानी भूवैज्ञानिक चक्र जो होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जियोलॉजिकल साइकिल के स्टेप जेईई एग्जाम में पूछे गए, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, तो ये आपको इंपोर्टेंट रहेगा, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद पांचवा टॉपिक हमारा यहाँ पर वेदरिंग होगा। वेदरिंग कह दो या दूसरा नाम इसका इरोजन होता है, हिंदी में जिसे अपक्षय कहते हैं। अपक्षय का अगर और भी सिंपल लैंग्वेज में मतलब समझें तो इसको टूटना कहते हैं। ठीक है, किसी भी चट्टान का टूटना एक तरह से वेदरिंग या अपक्षय होता है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेदरिंग, यानी अपक्षय के प्रकार देखेंगे। पहले हम वेदरिंग पढ़ लेंगे, फिर वेदरिंग के टाइप, कितने टाइप से वेदरिंग होती है। मेनली 2 टाइप आपके सिलेबस में है, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। दोनों वेदरिंग को देखेंगे, फिजिकल वेदरिंग भी पढ़ेंगे, केमिकल वेदरिंग भी पढ़ेंगे, और इनके एजेंट भी पढ़ेंगे। यानी वेदरिंग जो आपकी अपक्षय होता है उसके कारक क्या होते हैं, किन कारणों से वेदरिंग होती है, किसके द्वारा वेदरिंग की जाती है, तो एजेंट्स ऑफ वेदरिंग भी पढ़ेंगे, अपक्षय के कारक, इसी टॉपिक में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें रहेगा, टॉपिक नंबर 7 रहेगा बच्चों इसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, यानी परिवहन व निक्षेपण। जब वेदरिंग होगी, चट्टानें टूटेंगी, यानी सबसे पहले हमने पढ़ा सॉइल, मिट्टी क्या है, फिर हमने सॉइल मैकेनिक्स की स्टडी कर ली, मतलब सॉइल की स्टडी कर ली सॉइल मैकेनिक्स में। फिर जियोटेक इंजीनियरिंग पढ़ लिया, जिसमें हम सॉइल मैकेनिक्स की प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे जियोटेक इंजीनियरिंग में। इसके बाद मिट्टी का बनना देख लिया, कैसे बनती है मिट्टी। तो जब मिट्टी बनती है तो पहले उसकी वेदरिंग होती है, यानी चट्टानें टूटती हैं। जब चट्टानें टूटेंगे तो फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी परिवहन होगा, परिवहन पढ़ेंगे। फिर एक जगह कहीं जाकर के ये इकट्ठा हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, जिसे डिपोजिशन कहते हैं, हिंदी में निक्षेपण कहते हैं। तो परिवहन व निक्षेपण पढ़ेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में है। जब आपको इनको एक एक करके समझाते चलेंगे तो आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आता रहेगा। ये 7 टॉपिक हो गए, यहाँ तक तो हो गए, मिट्टी बन गई आपकी,
यानी कि ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट भी हो गई। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखेंगे। 8वें टॉपिक में आप सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यानी मृदा का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण देखेंगे। इसमें 2 टाइप की सॉइल पढ़ेंगे आप, ट्रांसपोर्टेड सॉइल और रेजिडुअल सॉइल। ट्रांसपोर्टेड मतलब स्थानांतरित मृदा, जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होकर के आई है, वो वाली मिट्टी आप इसमें पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो होती है ना, वो अलग अलग टाइप से डिपॉजिट होती है। डिपॉजिट बाय वाटर पढ़ेंगे, पानी के द्वारा कौन सी सॉइल डिपॉजिट हुई है एक जगह से दूसरी जगह जाकर के। डिपॉजिट बाय एयर पढ़ेंगे, यानी वायु के द्वारा कौन सी सॉइल होती है जो वायु के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाकर के डिपॉजिट होती है। डिपॉजिट बाय आइस पढ़ेंगे, ग्लेशियल जिसे कहते हैं, यानी बर्फ के द्वारा जो डिपॉजिट होती है सॉइल। इसके बाद इसी में आप डिपॉजिट बाय ग्रेविटी भी पढ़ेंगे, यानी ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, आप सभी जानते हैं। तो गुरुत्व के द्वारा कौन सी सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जाकर के डिपॉजिट होती है। इसके जितने टाइप है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जेई पर्पज से। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हर एक सेट में देखने को मिलता है कौन सी सॉइल किस टाइप की है, ठीक है। इसके बाद रेजिडुअल सॉइल पढ़ेंगे, तो रेजिडुअल अपशिष्ट मृदा होती है। अब रेजिडुअल सॉइल भी आपके 2 टाइप की पढ़ेंगे, इसमें आप ब्लैक कॉटन सॉइल पढ़ेंगे और इसमें अबेंटेनाइट सॉइल भी पढ़ेंगे। तो इसके भी टाइप है, मतलब इन दोनों के अंदर भी टाइप आएंगे सॉइल के, उन्हें देखेंगे, ठीक। इसके बाद इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन है सॉइल का। इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन में 3 टाइप की सॉइल हम पढ़ेंगे। एक कोहेजनलेस सॉइल पढ़ेंगे, जिसे ससंजनहीन मृदा कहते हैं। दूसरी इसमें हम कोहेजन सॉइल पढ़ेंगे, ससंजक मृदा। और तीसरी कोलाइट्स पढ़ेंगे, कोलाइट्स के बारे में। ये भी सॉइल होती है जो बहुत महीन पार्टिकल होते हैं कोलाइट्स के, ठीक है। इनको पढ़ने के बाद कुछ अदर इंपॉर्टेंट टाइप और देखेंगे सॉइल के। तो यहाँ पर एक तरह से सॉइल के टाइप्स ही डिस्कस करेंगे हम, जो कि जेई के हिसाब से बच्चों में बात करूँ तो जो लास्ट के 3 टॉपिक है ना बेटा, ये जेई के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। इधर डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके यहाँ पर टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी सिलेबस में सारा कुछ है। डिप्लोमा के सिलेबस में ये सब कुछ है, तो आपको एक एक करके सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है। एक बारी ओवरव्यू बता दीजिए, समझ आ गया सभी को, ठीक है। इनके नाम ऑरली याद कर लेना हो सके तो, ऑरली याद रहेंगे तो आपको अंदर की डिटेल ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी। पहले सॉइल पढ़ना है, फिर सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है, फिर जियोटेक इंजीनियरिंग पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़ना है। इसी में आप जियोलॉजिकल साइकिल भी पढ़ेंगे, फिर वेदरिंग देखेंगे, वेदरिंग के टाइप देखेंगे, वेदरिंग के एजेंट्स देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, इसमें डिपोजिशन देखेंगे, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे इसमें आप। इसके बाद फिर इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, इसमें आप अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स भी पढ़ेंगे सॉइल के। तो ये सारे टॉपिक ओवरव्यू आपको याद हो गया होगा अब तक, ठीक है। हम बिल्कुल डीपली चलेंगे, एकदम मैं जेई लेवल का आपको पढ़ाता चलूंगा, साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। इसलिए आपके नोट्स बन सकें, इसलिए मैं लाइव ना लेकर रिकॉर्डेड लेक्चर की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि मैं यह कंटेंट आपको लिख भी सकूं और समझा भी सकूं, ठीक है। मुझे टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन आपका टाइम बच जाएगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो एक बारी आप लोग इनके टॉपिक्स के नाम लिख लीजिए, फिर हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं क्लास को। लिख लीजिए सभी बच्चे से। तो देखिए, समझते हैं सबसे पहले सॉइल यानी मृदा की डेफिनेशन। अब मृदा की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग टाइप से दी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 डेफिनेशंस बताऊंगा, जिसमें तीसरी डेफिनेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर एग्जाम में सॉइल की डेफिनेशन पूछ ले, अगर 1 या 2 नंबर में पूछा है तो सिर्फ आप ये लास्ट वाली डेफिनेशन लिख के चले आइएगा। लेकिन अगर आपको और डिटेल में लिखना हो, आपके पास प्रॉपर टाइम हो, तो आप तीनों डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन नाम लिख करके किसके अनुसार कौन सी डेफिनेशन है। तो सबसे पहली डेफिनेशन दी गई थी एग्रीकल्चरिस्ट के अनुसार। एग्रीकल्चरिस्ट मतलब जो खेती करते हैं, जो किसान होते हैं, किसानों के अनुसार मृदा की परिभाषा अलग होती है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो भूवैज्ञानिक होते हैं, भूमि के वैज्ञानिक, उनके अनुसार इसकी डेफिनेशन अलग होती है। और तीसरा, अकॉर्डिंग टू इंजीनियर्स, इंजीनियर्स के अनुसार इसकी डेफिनेशन अलग होती है। तो तीनों के अनुसार डेफिनेशंस अलग अलग हैं। आपके लिए जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू इंजीनियर्स रहेगी, क्योंकि हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए डेफिनेशन ये वाली इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। बाकी हम तीनों डेफिनेशन को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तीनों ही डेफिनेशन को बच्चों यहाँ डिस्कस करेंगे हम। बाकी आप लोग इस तीसरी वाली डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करें अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरिस्ट। अब आप खुद बताइए, जो किसान भाई होते हैं, किसानों के अनुसार मृदा उनके लिए क्या है? मृदा उनके लिए वो है जितनी जगह में वो खेती करते हैं, क्योंकि किसान भाई क्या कहते हैं कि हम मिट्टी पर खेती कर रहे हैं। तो वो जितने पोर्शन में खेती करते हैं, जितने क्षेत्र में, जितने क्षेत्रफल में
किसान भाई खेती करते हैं यानी कि एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे मिट्टी कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन ये लिखी गई है। इनके अनुसार, किन के अनुसार? एग्रीकल्चरिस्ट के अनुसार पृथ्वी के सरफेस पर जितने भागों में पेड़ पौधे उगाए जा सकें उसे सॉइल कहते हैं। इनके अनुसार किस भाग को सॉइल कहते हैं? तो जमीन के उतने भाग को सॉइल कहते हैं इनके अनुसार जितने भाग में ये पेड़ पौधे उगा सकते हैं या फसल उगा सकते हैं। ये तो इनके अनुसार डेफिनेशन होगी। सेम डेफिनेशन इंग्लिश में भी है। द एरिया इन विच ट्रीज एंड प्लांट्स कैन बी ग्रोन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। यानी अर्थ सरफेस पर जितने एरिया में ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रोन किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। समझ पा रहे हैं सभी? ये इसकी पहली डेफिनेशन थी। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो अंडरलाइन किया जा रहा है बस यही डिफरेंस रहेगा इनमें, इनको आप लोग याद रखिएगा। यानी जितने भाग में पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं वो किसानों के अनुसार मृदा होती है। ठीक है, अगला अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट। अब जियोलॉजिस्ट के अनुसार कौन सी होती है मृदा? तो इन्होंने बताया था कि जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं ना, जड़ें जमीन के नीचे जितनी गहराई तक जाती हैं तो वहाँ तक का जो मटेरियल है वो मृदा होता है। इन्होंने क्या बताया? इनके अनुसार पेड़ पौधे की जड़ें पृथ्वी के सरफेस के नीचे जितनी गहराई तक उपस्थित हो सकें उसे सॉइल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। ठीक है, सेम चीज इंग्लिश में भी है। द डेप्थ ऑफ रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। यानी सरफेस ऑफ द अर्थ के बिलो मतलब नीचे, ट्रीज और प्लांट की रूट्स जितनी डेप्थ तक चली जाती हैं उस पोर्शन को, उस वाले मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? हम उसको सॉइल कहते हैं जियोलॉजिस्ट के अनुसार। याद रहेगा। अब आते हैं अपनी मेन डेफिनेशन पर जो इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन होती है। अब हम इंजीनियर्स क्या करते हैं? ये पता करते हैं सॉइल आई कहाँ से है, मेनली सॉइल का निर्माण कैसे हुआ है। तो सॉइल का जो निर्माण हुआ है, हमारे पास पहले बड़े बड़े पहाड़ चट्टाने हैं जिनसे टूट के पत्थर भी मिलते हैं, उन्हीं से हमें मृदा भी प्राप्त होती है। तो इंजीनियर्स ने क्या बताया कि जो रॉक्स होती हैं लाइक डेट, इस तरह से कोई चट्टान है, ये कोई भी चट्टान हो गई। अब जब ये चट्टानें टूटती हैं तो चट्टान के टूटने को हम बेदरिंग कहते हैं, इंग्लिश में बेदरिंग। तो जब रॉक्स की बेदरिंग होती है तो रॉक्स की बेदरिंग से हमें एक सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड मटेरियल प्राप्त होता है। सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम या नरम, अनकंसोलिडेटेड मतलब असंघनित, जो सघन ना हो, असंघनित हो। ठीक है, अनकंसोलिडेटेड हो, तो उस मटेरियल को ही हम कहते हैं क्या? सॉइल। यानी इंजीनियर्स के अनुसार क्या हो गया? चट्टानों के टूटने से प्राप्त नरम असंघनित अर्थ मटेरियल को सॉइल कहते हैं। किससे? चट्टानों के टूटने से क्या प्राप्त हो रहा है? नरम असंघनित अर्थ मटेरियल। यानी नरम असंघनित पृथ्वी का जो पदार्थ है, नरम असंघनित पृथ्वी के पदार्थ को क्या कहा गया है? मिट्टी। ठीक है, मृदा, जो कि चट्टानों से टूट के प्राप्त हो रहा है। क्लियर? इंग्लिश में ये इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है, सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड अर्थ मटेरियल। यानी सॉफ्ट मतलब हो गया मुलायम, अनकंसोलिडेटेड मतलब जो असंघनित होता है, जो संघनित ना हो। ठीक है, असंघनित अर्थ मटेरियल यानी सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड अर्थ मटेरियल को हम सॉइल कहते हैं। जो कहाँ से प्राप्त होती है? ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त होती है फ्रॉम द बेदरिंग कह सकते हैं आप, डिकम्पोजिशन कह सकते हैं, या आप डिसइंटीग्रेशन कह सकते हैं। ये तीन टेक्निकल टर्म है, तीनों का मतलब चट्टान का टूटना ही होता है। ठीक है, बेदरिंग का मतलब भी चट्टान का टूटना ही है, डिकम्पोजिशन मतलब विघटन हो गया चट्टानों का, डिसइंटीग्रेशन हो गया विच्छेदन हो गया, सबका मतलब टूटने से ही है यहाँ पर। ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड सॉइल। बोलिए इतना सभी समझ पा रहे हैं? तो रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन से या डिकम्पोजिशन से या फिर बेदरिंग से जो हमें सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड अर्थ मटेरियल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सॉइल कहते हैं, सॉइल। बोलिए ये सभी को समझ आ रहा है बच्चों? ये डेफिनेशन सभी को समझ आ रही है? आपको ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है। सिंपल, चट्टानों के टूटने से या चट्टानों की बेदरिंग से जो हमें सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड अर्थ मटेरियल प्राप्त हो रहा है उसे मृदा कहते हैं। ये इसकी तीन डेफिनेशन थी, जिनमें से नंबर तीसरी डेफिनेशन आपको याद करनी है। ये याद करनी है, बाकी दोनों को सिर्फ रीड आउट कर लीजिएगा। तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, सॉइल के बारे में नोट कर लीजिए।
अब मैं एक और आपके सामने एक सिंपल सी लाइन लिख रहा हूँ, इस लाइन को और याद रखिएगा, इस लाइन को, बिल्कुल छोटी सी लाइन, ठीक है। एक सिंपल सी लाइन आपके सामने लिख रहे हैं सॉइल के बारे में, जो शॉर्ट नोट्स में आप ऐड कर लीजिएगा, जब फ्यूचर में जेई के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना तो उसमें ऐड कर लीजिएगा। हालांकि हम सब कुछ कराएंगे आपको, अभी डिप्लोमा कर लीजिए पहले। देखिए सॉइल के बारे में एक छोटी सी लाइन लिख रहे हैं सिर्फ। एक्चुअली सॉइल है क्या, हम अब इंजीनियरिंग के अनुसार बात करेंगे सब कुछ, ठीक है। एग्रीकल्चरिस्ट के अनुसार या जियोलॉजिस्ट के अनुसार नहीं देखेंगे, सिर्फ इंजीनियर्स के अनुसार। तो यहाँ पर एक तरह से सॉइल को अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो सॉइल बिल्कुल सिंपल सा सुनिए, सॉइल इक्वल टू, आपको क्या बताया, सॉइल रॉक्स के टूटने से बन रही है ना, चट्टान के टूटने से। तो चट्टानें टूटती हैं और जब टूट करके चट्टान के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रेवल करते हैं ना तो उसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल और मिल जाते हैं। इसमें क्या मिल जाता है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर मिल जाते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक मैटर इसमें ऐड हो जाते हैं। तो रॉक्स और ऑर्गेनिक मैटर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे सॉइल कहते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट टर्म आप याद रखिएगा। सॉइल वास्तव में बनी कैसे है, चट्टानों के टूटने से। रॉक्स मतलब चट्टान होती है, इनके टूटने से, जब इन चट्टान के टूटने से उसके पार्टिकल ट्रेवल करते हैं तो उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर मिल जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ मिल जाते हैं, जिससे सॉइल हमें प्राप्त हो जाती है। आप ये कह सकते हैं नोट में बिल्कुल सिंपल सा, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर या मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सॉइल, या सिर्फ इतना ही, ठीक है। किस किस का कॉम्बिनेशन है बच्चों, ये रॉक्स का और ऑर्गेनिक मैटर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। हिंदी में लिख लेंगे, चट्टानों और कार्बनिक पदार्थ के कॉम्बिनेशन से क्या प्राप्त होता है, मृदा प्राप्त होती है। ये हो गया मृदा के बारे में। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। तो ये चीज़ आप बॉक्स बना के लिख लीजिएगा, यहाँ से आपको सिंपल टर्म में याद रहेगा सॉइल हमें कैसे प्राप्त हुई, रॉक्स के टूटने से। और जब रॉक्स के टूटने से जो पार्टिकल बनते हैं, उन पार्टिकल में जब ऑर्गेनिक मैटर मिल जाते हैं तो हमारा वो सॉइल बन जाता है, ठीक है। ये सॉइल हो गया। आई होप सो आपको समझ आया होगा। सॉइल के बारे में आप लिख लीजिए। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक समझाता हूँ, सॉइल मैकेनिक्स किसे कहते हैं। तो देखिए सॉइल मैकेनिक्स या फिर हिंदी में मृदा यांत्रिकी कहते हैं इसे। इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। हमने मैकेनिक्स पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में आप सबने पढ़ा था मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम क्या करते थे, किसी भी वस्तु पर बलों का अध्ययन करते थे और बलों के अध्ययन के साथ साथ उसके प्रभाव का अध्ययन भी करते थे। बलों का और बलों के प्रभाव का अध्ययन करते थे हम मैकेनिक्स में। अब सॉइल मैकेनिक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, अब हम सॉइल की स्टडी करेंगे सॉइल मैकेनिक्स में। सॉइल की स्टडी और साथ साथ सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो सॉइल के गुण होते हैं, उसका अध्ययन करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के अंतर्गत। बिल्कुल सिंपल है, नाम से स्पष्ट है। सॉइल मैकेनिक्स मतलब एक ऐसी मैकेनिक्स जिसके अंतर्गत हम सॉइल का अध्ययन करेंगे, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि विज्ञान की एक वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सॉइल का और सॉइल के गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे सॉइल मैकेनिक्स कहेंगे। समझ पा रहे हैं सभी। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा तथा मृदा के गुणों का अध्ययन किया जाता है, मृदा यांत्रिकी कहलाता है। समझ पा रहे हैं ना। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड सॉइल मैकेनिक्स। स्टडी ऑफ सॉइल और इट्स प्रॉपर्टीज, यानी सॉइल की स्टडी और सॉइल की जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी स्टडी को हम सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं, सिंपल, ठीक। अब आगे आता है जियोटेक इंजीनियरिंग। जियोटेक इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, जो सॉइल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं मृदा यांत्रिकी के, उन सिद्धांतों का यूज जब हम करते हैं और उस यूज से कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो वो हम पढ़ते हैं जियोटेक इंजीनियरिंग के अंतर्गत। जियोटेक इंजीनियरिंग कुछ नहीं है, सॉइल मैकेनिक्स के ही एप्लीकेशंस को यूज करने की एक इंजीनियरिंग है। यानी कि वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टू पर्पज ऑफ डिजाइन द बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं बिल्डिंग की जगह पर। टू पर्पज ऑफ डिजाइन द बिल्डिंग इज कॉल्ड जियोटेक इंजीनियरिंग। तो सिंपल शब्दों में याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स का यूज हम जिसके अंतर्गत करते हैं उसे जियोटेक इंजीनियरिंग कहते हैं। लिख लेंगे हिंदी में ऐसे, मृदा यांत्रिकी के सिद्धांतों का प्रयोग
जिस इंजीनियरिंग के अंतर्गत किया जाता है उसे जियोटेक इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, किस पर्पस से करते हैं हम सॉइल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल का यूज? टू पर्पस ऑफ डिज़ाइन द बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के पर्पस से या फिर किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के पर्पस से जब सॉइल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं तो वो हम जियोटेक इंजीनियरिंग के अंतर्गत करते हैं। ये आपकी तीसरी डेफिनेशन। ये सिंपल से 3 टॉपिक्स थे जो हो सकता है पेपर में पूछ ले या फिर ना भी पूछे, लेकिन हमारा बेसिक क्लियर होता रहेगा। तो अब आपको टॉपिक समझ भी आ रहे होंगे, साथ में नोट्स बनाने में भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। इसी तरह से हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे और जब तक हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं आ रहा है तब तक हम रिकॉर्डेड लेक्चर ही रखेंगे संडे तक, और ये क्लासेज यूट्यूब पर रहेंगी। ऐप पर लाइव कर देंगे स्टार्ट। ये सारा कुछ टाइप करके हम आपको डिजिटल बोर्ड पर जब रेडी कर लेंगे कंटेंट तो वहाँ पर लाइव हो जाएगा, उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। इस बोर्ड पर लाइव लेंगे थ्योरी पार्ट, तो हमें ये सब लिखना पड़ेगा आपके सामने, जिसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए ही अभी वाइट बोर्ड पर हम रिकॉर्डेड लेक्चर कर ले रहे हैं। उसके बाद जैसे डिजिटल बोर्ड आएगा तो वहाँ पर ये कंटेंट टाइपिंग की फॉर्म में रहेगा, तो आपको समझा भी दिया करेंगे, साथ में वहाँ पर शो भी कर देंगे, वो लाइव क्लास हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो ऐप पर लाइव कर लेंगे, अभी यूट्यूब पर रिकॉर्डेड रखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगला टॉपिक समझ लेते हैं, टॉपिक नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। हटाते हैं इसको। तो देखिए अब अगला टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल यानी मृदा का बनना। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को समझने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स यानी मृदा यांत्रिकी के जन्मदाता कौन है? सॉइल मैकेनिक्स के फादर किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन एसएससी जेई में बहुत बार पूछा गया है, कंपटीशन में ये बहुत बार आया है, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो इनका नाम याद रखिएगा, कार्ल टरजागी, यानी कार्ल टरजागी को मृदा यांत्रिकी के जन्मदाता कहा गया है। सॉइल मैकेनिक्स के फादर हैं कार्ल टरजागी, याद रहेगा सभी को। 2-3 बार नाम बोलेंगे मेरे साथ साथ, आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे। फिर कार्ल टरजागी, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कार्ल टरजागी। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है? कार्ल टरजागी, याद रहेगा सभी को। कार्ल टरजागी इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1923 ईस्वी में कार्ल टरजागी ने थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन दिया था। थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन मतलब संघनन का सिद्धांत। कंसोलिडेशन पूरा एक चैप्टर है आपका सॉइल मैकेनिक्स में ही, जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो कंसोलिडेशन की जो थ्योरी दी थी वो कार्ल टरजागी ने दी थी, यानी संघनन का जो सिद्धांत दिया था वो कार्ल टरजागी ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कार्ल टरजागी हैं। क्लियर? अब जान लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में, मृदा कैसे बनती है। तो जो हमने इंजीनियरिंग डेफिनेशन देखी थी, अकॉर्डिंग टू इंजीनियर्स सॉइल की जो डेफिनेशन देखी थी, हमने उसमें आपको क्या बताया था? हमने ये बताया था आपको इसमें कि जैसे कोई भी चट्टान है, कोई भी आपका रॉक है, ये रॉक, ये क्या बच्चे? रॉक है, ये कोई चट्टान है सपोज, और जब रॉक टूटती है, चट्टान टूटती है, तो चट्टान के टूटने को हम इसको हिंदी में विघटन कह सकते हैं या डिसइंटीग्रेशन इंग्लिश में कह सकते हैं आप। तो रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन से जब ये चट्टान टूट जाएगी, जब ये चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी और इसके जो पार्टिकल्स होंगे इधर आकर के ऐसे यहाँ से मूव करेंगे, ट्रांसपोर्ट करके एक जगह डिपॉजिट हो जाएंगे कहीं भी, तो इसमें जो हमें सॉफ्ट वाली, जो कौन सी सॉफ्ट, जो मुलायम वाली हमें अनकंसोलिडेटेड मटेरियल मिलेगा, जो नरम असंघनित पदार्थ मिलता है, वही तो मृदा होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं मृदा किससे प्राप्त हो रही है? चट्टानों के टूटने से प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। तो मृदा कैसे बनती है? तो चट्टानों के विघटन से मृदा का निर्माण होता है। चट्टानों के विघटन, विघटित होना मतलब टूट जाना। यहाँ 2-3 अलग अलग शब्द आप यूज कर सकते हैं। यहाँ आप विघटन कह सकते हैं, यहाँ आप अपक्षय कह सकते हैं, यहाँ पर आप टूटना भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में सेम आप इसको वेदरिंग कह सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन कह सकते हैं, या डीकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। क्लियर? तो चट्टानों के विघटन से मृदा का निर्माण होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना होता है, इंटीग्रल समाकलन पढ़ा है ना आपने, मैथ में पढ़ा होगा समाकलन, इंटीग्रेशन जिसे बोलते हैं, उसका मतलब जुड़ना होता है। और डिसइंटीग्रेशन मतलब जुड़ने का मतलब उसका उल्टा कर दो, टूटना, ठीक है।
तो जब रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है तो उससे क्या बनती है, सॉइल बनती है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, ये एक लाइन आपको इसके फॉर्मेशन के बारे में याद रखनी है। साथ ही एक नोट पॉइंट भी आपको याद रखना है इसमें, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस कहते हैं, यानी सॉइल का जो फॉर्मेशन होगा ना, मृदा जो बनती है, जो चट्टान से टूट करके मिट्टी बनेगी, तो इसका जो पूरा प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, इसको पेडोजेनेसिस कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है नोट पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, इसको पेडोजेनेसिस कहते हैं। याद रहेगा सभी को ये। तो ये तो फॉर्मेशन के बारे में एक सिंपल सी लाइन होगी। इस फॉर्मेशन में ही आगे जियोलॉजिकल साइकिल आता है। जब भी आपसे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पूछेगा, ये लाइन तो लिखनी है, साथ में इसमें जियोलॉजिकल साइकिल को पूरा एक्सप्लेन करके आना है अच्छे से। तो जियोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, साइकिल मतलब एक तरह का चक्र होता है। चक्र का मतलब सेम चीज़ बार बार रिपीट होती रहे। सेम चीज़ रिपीट होने का मतलब क्या है, पहले आपके पास रॉक्स थी, रॉक चट्टान थी, चट्टान से सॉइल बन गई, चट्टान के टूटने से चट्टान की वेदरिंग हुई, रॉक्स की वेदरिंग, यानी टूट गई चट्टान। चट्टान टूट के एक जगह से दूसरी जगह जाकर के ट्रैवल किया उसने, यानी ट्रांसपोर्ट हुई, फिर डिपॉजिट हो गई, एक जगह जमा हो गई, जमा होकर मिट्टी बन गई, फिर एक जगह बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा होती गई, फिर से क्या बन गया, फिर से रॉक बन गया। ठीक है, फिर से क्या बन गया, फिर से बेटा सॉइल से फिर से रॉक बन गई। ठीक है, तो रॉक से सॉइल, सॉइल से रॉक, ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। मैं बना के दिखाऊंगा अभी, फिलहाल थ्योरी पार्ट सुन लीजिए। जो मैंने आपको ये समझाया है यही आपका जियोलॉजिकल साइकिल की थ्योरी होगी। क्या, रॉक के टूटने से सॉइल बनेगी और फिर से सॉइल डिपॉजिट हो करके एक पास इकट्ठा हो करके दोबारा से ये रॉक्स का निर्माण करेगी। तो रॉक से सॉइल, सॉइल से रॉक्स, ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, जिसे हम जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। जियोलॉजिकल साइकिल, भूवैज्ञानिक चक्र, सभी को समझ आ रहा है। तो जियोलॉजिकल साइकिल जो होता है सॉइल का, क्या होता है, प्रकृति में चट्टानों का बनना। पहले चट्टान बनी, सबसे पहले चट्टान बनी हुई है नेचर में आपके। ठीक है, फिर इनका टूटना, चट्टानें टूटेंगी और टूटी हुई चट्टानों का एवं टूटी हुई चट्टानों का एवं मृदा से, यहाँ कुछ छूटा हुआ है क्या, प्रकृति में चट्टानों का बनना, टूटना और टूटी हुई चट्टानों का स्थानांतरण। अच्छा इधर था, हाँ, स्थानांतरण। जो टूटी हुई चट्टानें हैं ना, उनका स्थानांतरण मतलब बेटा ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, एवं पुनः चट्टानों का बनना लगातार चलता रहता है। यहाँ दोबारा सुनिए क्या कह रहे हैं ये। यहाँ कहा गया प्रकृति में चट्टान का बनना, पहले रॉक बन गई। ठीक, अब रॉक बनी तो रॉक का टूटना, ये चट्टानें टूटेंगी और चट्टानें टूट करके फिर क्या होंगी, ये टूट करके एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होंगी, यानी टूटी हुई चट्टानों का स्थानांतरण होगा। अब स्थानांतरण होकर के क्या बन गई, मृदा बन जाएगी और फिर मृदा से दोबारा रॉक बनेगी। ठीक है, एवं पुनः चट्टानों का बनना लगातार चलता रहता है। लिखा है चट्टानों के टूटने से मृदा बनना एवं मृदा से पुनः चट्टानों के बनने के चक्र को भूवैज्ञानिक चक्र कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ये तो हिंदी में हो गया। इस सेम कंटेंट को इंग्लिश में आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे आप लोग। ये बताइए, समझ आ गया? ये जो साइकिल है बेटा, ये इसको कहते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। पहले रॉक है, रॉक से सॉइल बनेगी, सॉइल से फिर रॉक बन गई, तो ये क्या है, जियोलॉजिकल साइकिल है। अभी समझाएंगे साइकिल बना करके आपको। फिलहाल ये बता दीजिए, इसकी थ्योरी पार्ट समझ आ गया ना। प्रकृति में चट्टानों का बनना, पहले चट्टान बनी, फिर चट्टान टूट गई और टूट करके चट्टान एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गई, जो कि मृदा में चेंज हो जाएगी। ठीक है, एंड पुनः फिर चट्टान का बनना, ये लगातार चलता रहता है और चट्टानों के टूटने से मृदा बनती है और मृदा से दोबारा चट्टान बन जाती है। तो इस चक्र को जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। मैं नीचे वाले कंटेंट को इंग्लिश में आपके सामने लिख देता हूं और फिर इस साइकिल को भी समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ आ गया सभी को। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कार्ल टरजागी हो गए। फॉर्मेशन कैसे होता है, चट्टानों के टूटने से होता है। साइकिल समझ गए, चट्टान से पहले मृदा बनी, मृदा से फिर चट्टान बन जाएंगी। ठीक है, अब समझिए, अब इसको इंग्लिश में थोड़ा सा लिख देते हैं। जो चीज़ आपको साइकिल के बारे में समझा रहे हैं ना, जियोलॉजिकल साइकिल, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, फिर साइकिल बना के भी दिखा देंगे कौन कौन से स्टेप होते हैं इस साइकिल में। जियोलॉजिकल साइकिल इन नेचर, इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं बेटा, ये जो लिखा हुआ है, ताकि इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ सकें। इन नेचर, नेचर में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। इन नेचर फॉर्मेशन
ऑफ रॉक्स, रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, यानी चट्टानें बनती हैं, फिर इनकी ब्रेकिंग होती है, टूटती हैं, ये फॉर्मेशन हो गया रॉक्स का, ब्रेकिंग हो गई रॉक्स, एंड इसके बाद फिर ट्रांसफ़र होंगी एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसफ़र हो गई या ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ ब्रोकन रॉक, टूटी हुई रॉक जो वो ट्रांसपोर्ट होगी ना, तो ट्रांसफ़र ऑफ ब्रोकन रॉक्स, ब्रोकन रॉक्स क्या होंगी, ट्रांसफ़र होंगी, ठीक है, एंड रीफॉर्मेशन, एंड फिर दोबारा से बनेंगी ये, एंड रीफॉर्मेशन, एंड रीफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स क्या होगी बच्चे, रीफॉर्म हो गई, ठीक है, रीफॉर्म हो गई, और ये क्या होता है, गोज़ ऑन कंटिन्यूअस, गोज़ ऑन कॉन्टिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इन नेचर यानी प्रकृति में, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स का बनना, ब्रेकिंग यानी टूटना, एंड ट्रांसफ़र ऑफ ब्रोकन रॉक्स, ब्रोकन रॉक्स का ट्रांसफ़र होना यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाना, एंड रीफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स का दोबारा से फॉर्म होना, दोबारा से बन जाना, गोज़ ऑन कंटिन्यूअसली, ये लगातार चलता रहता है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद चट्टानों के टूटने से मृदा एवं मृदा से पुनः चट्टान बनती है, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं द साइकिल ऑफ फॉर्मेशन, द साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल क्या हो गई, फॉर्म हो गई, साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाई ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, बाई ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, बाई ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, एंड अब क्या होगा, एंड अब रॉक्स बन जाएंगी फिर से, एंड फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, एंड फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स अगेन, अगेन मतलब दोबारा से, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स अगेन फ्रॉम सॉइल इज कॉल्ड जियोलॉजिकल साइकिल, इज कॉल्ड जियोलॉजिकल साइकिल। इसका मतलब समझ आ रहा है, एक ऐसी साइकिल जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का फॉर्मेशन होता है बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों के टूटने से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, और रॉक्स का फॉर्मेशन होता है अगेन दोबारा से फ्रॉम सॉइल से, तो इसे हम क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। यही तो आपको समझाया था मैंने, सबसे पहले रॉक्स थी हमारे पास, रॉक्स टूट गई, टूटने से सॉइल का निर्माण हुआ, सॉइल से दोबारा से रॉक्स का निर्माण हो गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। अब जियोलॉजिकल साइकिल जो है 4 स्टेप में पूरी होती है। बेटा इस हिंदी के कंटेंट को इंग्लिश में लिख दिया गया है ऊपर, ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ये जियोलॉजिकल साइकिल की डेफिनेशन है एक तरह से। अब जियोलॉजिकल साइकिल के स्टेप मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, इसके स्टेप क्या क्या हैं, ठीक है, स्टेप सुन लीजिए, इसके कितने स्टेप में ये साइकिल बनती है, स्टेप्स क्या है इसके स्टेप्स। पहले एक साइकिल ये आपके सामने बना देते हैं ऐसे गोल गोल करके, इसी में लिख देंगे सब कुछ, ठीक है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहले होती है बेटा वेदरिंग, नंबर 1 पे क्या होता है, वेदरिंग, ठीक है, वेदरिंग। इस वेदरिंग का एक और नाम होता है, दूसरा नाम इसको इरोजन भी कहते हैं, दूसरा नाम आप कह सकते हैं इसको क्या, इरोजन। हिंदी में हम इसे अपक्षय कहते हैं, अपक्षय। पहले यहाँ से पहले क्या हो गया बेटा, अपक्षय हुआ सबसे पहले नंबर पे, ठीक, अपक्षय होने के बाद इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ये अपक्षय, मतलब जानते हैं ना, चट्टानें टूट गई, पहले चट्टान थी हमारे पास, यहाँ पर ये कोई चट्टान है, ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले ये रॉक है, रॉक मतलब बेटा चट्टान होता है, चट्टानों के टूटने को ही हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। पहले चट्टान टूटेगी, और जब ये चट्टान टूट गई छोटे छोटे पार्टिकल में, तो ये पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेंगे, आगे को मूव करेंगे, तो इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का हिंदी होता है परिवहन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, परिवहन। यहाँ से आप समझ गए इतना,
क्या हुआ, पहले वेदरिंग हुई, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पर आएगा बेटा, तीसरा पॉइंट ये डिपॉजिट होंगी। अब डिपोजिशन मतलब निक्षेपण, हिंदी होती है इसकी निक्षेपण, बाकी जमना कह सकते हैं आप अपनी भाषा में, ठीक है। यहाँ जम गई है, इधर ले आते हैं, कोई बात नहीं, आप सही से बना लीजिएगा, स्पेस कम है, आपको विजिबल हो जाए इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, आप एकदम गोल करके बना सकते हैं इसको। इसके बाद सुनिए, यहाँ चौथा पॉइंट क्या आएगा, चौथा पॉइंट अपहीवल, इसको हिंदी में अभ्युत्थान कहते हैं, अभ्युत्थान, ठीक है। भूचाल वगैरह आ जाता है ना, उथल फुथल हो जाती है, उसे अभ्युत्थान कह सकते हैं आप। ये चौथा, इससे दोबारा से आपकी क्या हो गई, रॉक्स फॉर्म हो जाएंगे दोबारा से। तो ये 4 पॉइंट है, इसके 4 स्टेप हैं। ये 4 स्टेप बेटा पूछे गए हैं पेपर में, ठीक है, जेई के पेपर में पूछे गए हैं। सीक्वेंस में कहता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का सीक्वेंस बताइए, क्या सीक्वेंस है। तो ये आपका जियोलॉजिकल साइकिल जिससे कि आपकी सॉइल फॉर्म होती है, ये इसका सीक्वेंस हो गया। पहले वेदरिंग होगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन होगा, पहले चट्टान टूटी, फिर इनका परिवहन हुआ, फिर जमा हो गई, मिट्टी बन गई, मिट्टी से फिर अपहीवल होने की वजह से रॉक्स फॉर्म हो जाती हैं दोबारा से। तो ये आपकी क्या हो गई, जियोलॉजिकल साइकिल हो गई। आई होप सो आपको अब जियोलॉजिकल साइकिल में कोई कैसी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी को समझ में ये आ गया होगा। एक बार ही कंफर्म कर दीजिए, क्लियर है सभी को बच्चे, ये चीज़ सभी को क्लियर हो गई। आगे बढ़ें, अब आगे चलते हैं। चलिए अब जो हमारा आगे रहेगा एक एक करके सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें बेदरिंग या इरोजन सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, डिपोजिशन मतलब जमा होना होता है, इसके बारे में कुछ अलग नहीं पढ़ना। अपहीवल मतलब जब भी कोई पृथ्वी पर अलग अलग तरह के भूचाल आते हैं, उथल फुथल होती है, तो मृदा से फिर से चट्टानें बनने लगती हैं, तो वो अपहीवल होता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट थे, इनमें से इनको डिटेल में पढ़ना है दोनों को, बेदरिंग के बारे में और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से ही आपके डिपॉजिट्स फॉर्म होंगे, जैसे डिपॉजिट बाई वाटर, डिपॉजिट बाई एयर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो ये सभी को समझ आ गया बच्चों, ये साइकिल समझ आ गई। पहले चट्टान थी हमारे पास, यहाँ पर रॉक थी, रॉक की बेदरिंग हुई, बेदरिंग से ट्रांसपोर्ट परिवहन हो गया, इनका टूटे हुए टुकड़ों का परिवहन हुआ, एक जगह जमा हो गए, मिट्टी बन गई, फिर उथल फुथल हुई, फिर से चट्टान बन गई, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है ये 4 स्टेप इसके। तो अब हम इसको हटा रहे हैं और इससे शुरू करते हैं बेदरिंग से। टॉपिक नंबर 5 हमारा बेदरिंग शुरू होगा अब। तो देखिए समझते हैं अब बेदरिंग के बारे में, यानी अपक्षय क्या होता है। अगर इसका बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में बात करें, शब्द का मतलब क्या होता है, बेदरिंग का मतलब क्या होता है, तो बेदरिंग मतलब आपको ऑलरेडी बता चुका मैं, टूटना। जब चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं तो उसे हम कहते हैं बेदरिंग। अब चट्टानें टूटती कैसे हैं, तो या तो किसी भी फिजिकल इफेक्ट के कारण टूटेंगी, यानी कोई उस पर बाहर से कोई भी भौतिक प्रभाव लग गया तो उसके कारण टूट जाएंगी, या फिर किसी भी केमिकल इफेक्ट के कारण भी चट्टानें टूट सकती हैं। तो जब भी जो रॉक्स होती हैं वो फिजिकल इफेक्ट या फिर केमिकल इफेक्ट के कारण छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं तो उसे हम कहते हैं बेदरिंग। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। क्या बोलेंगे, भौतिक प्रभाव, भौतिक मतलब फिजिकल इफेक्ट, तथा या फिर यह रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल इफेक्ट के कारण रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने का इंग्लिश में एक और टेक्निकल टर्म है डिसइंटीग्रेट होने, ठीक है। क्या होने, डिसइंटीग्रेट होने के प्रोसेस को अपक्षय कहते हैं। बिल्कुल सिंपल समझ लीजिएगा कि जो रॉक्स है उसके वो रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में टूट जा रही है तो उसे हम कह देंगे बेदरिंग। टूटती किसके कारण है, भौतिक प्रभाव या किसी भी रासायनिक प्रभाव के कारण टूट जाती है चट्टान, ठीक है। ये वाली बहुत अच्छी डेफिनेशन है, सिंपल सी, इसे आप लिख लीजिएगा। इसके अलावा बुक में भी आपकी मैं एक डेफिनेशन दे रखी है कि पृथ्वी की सतह पर या फिर पृथ्वी के नीचे विभिन्न भौतिक और रासायनिक कारणों से लगातार चट्टानों का विघटन होता है, जिसे बेदरिंग कहते हैं। चट्टानों का विघटन कह लो या फिर चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना कह लो, एक ही मतलब होता है। तो हम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज लेकर चल रहे हैं
छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, डेट मीन्स चट्टानों का विघटन होना। तो चट्टानों का जो विघटन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, इसी को हम कहते हैं वेदरिंग। सभी को समझ आ रहा है? तो ये तो वेदरिंग की डेफिनेशन है, इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग रॉक्स, द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग रॉक्स, यानी रॉक्स के डिसइंटीग्रेटिंग का जो प्रोसेस है इनटू स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीसेस मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, स्मॉल पीस में, ड्यू टू फिजिकल इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट्स इज कॉल्ड वेदरिंग। क्लियर है सभी को? वेदरिंग की डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन है, दोनों ही लैंग्वेज में हम समझते चल रहे हैं। इनको लिखते रहिएगा और साथ साथ याद करते रहें, ठीक है। जितना अभी से याद कर लेंगे थ्योरी पार्ट, उतना आपको एग्जाम टाइम पर हेल्पफुल रहेगा। और मैं आपको हर एक शब्द का मतलब बताता चल रहा हूँ, उन्हें भी याद रखें। वेदरिंग मतलब टूटना, ठीक है। अब आ जाते हैं वेदरिंग कितने टाइप की होती है। अब यहाँ पर भौतिक प्रभाव या रासायनिक प्रभाव के कारण ही तो वेदरिंग हो रही है, तो दो तरह की वेदरिंग हो जाएगी, एक भौतिक, दूसरी रासायनिक, यानी फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। तो टाइप्स ऑफ वेदरिंग यानी अपक्षय के प्रकार दो टाइप की होती है, एक फिजिकल वेदरिंग और दूसरी केमिकल वेदरिंग, यानी भौतिक अपक्षय और दूसरा रासायनिक अपक्षय। एक एक करके दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल यानी भौतिक, तो ऊपर जो लिखा है वही चीज़ यहाँ रहेगी सेम। तो भौतिक का मतलब जानते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगर उसमें कोई बदलाव हो रहा है, कोई परिवर्तन हो रहा है और वो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे जाए, तो उसे हम कहेंगे फिजिकल वेदरिंग हो रही है। और जिसे हम देख नहीं सकते वो केमिकल हो जाएगा, जिसमें रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं, तो उसमें मिनरल्स के बीच में केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं, तो वो आपको विजिबल नहीं होंगी। फिजिकल जो वेदरिंग होती है वो हमें दिखाई दे जाती है। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, किसी भी कोई भी चट्टान है, उस चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं, वेदरिंग हो रही है, तो उस वेदरिंग में जो उसकी शेप है, शेप मतलब उसका आकार जो था, किस शेप का है, वो आयताकार था, सर्कुलर था, उसकी शेप बदल जाएगी बाद में। टूटने के बाद क्या होगी, जैसे पहले किसी भी शेप में, सपोज चट्टान आपकी यहाँ पर इस तरह से थी, अब यहाँ से सपोज कोई पार्टिकल निकल के टूट गया इधर, तो टूट करके जब ये आगे निकलेगा तो गोल भी हो सकता है, तीन कोने का भी मिल सकता है, किसी भी शेप में बदल सकता है ये, यानी इनकी शेप बदल जाती है, इनका साइज बदल जाता है। पहले बड़े साइज में थी चट्टान, जब टूट गई तो छोटे छोटे साइज बन गए उसके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, शेप बदलती है, साइज बदल जाता है, टेक्सचर बदल जाता है। टेक्सचर मतलब बेटा बनावट, इसकी जो बनावट होती है ना वो भी चेंज हो जाती है, एंड स्ट्रक्चर भी बदल जाता है, स्ट्रक्चर। तो चार चीज़ें इसमें बदल रही है, क्या क्या, और भी बहुत सारे बदलाव होते हैं, लेकिन तीन चार याद रखना। जो फिजिकल वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग में जो आपके वेदर्ड पार्टिकल होते हैं, जो वेदरिंग के बाद जो टूटे हुए पार्टिकल हैं, उनकी शेप, साइज, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। शेप और साइज समझते हैं, टेक्सचर मतलब बनावट, स्ट्रक्चर मतलब संरचना इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है, यानी ये चीज़ तो बदल जाएंगी। लेकिन जो इसके केमिकल कंपोजिशन होते हैं, केमिकल कंपोजिशन का मतलब जैसे ये चट्टान थी, ये जो चट्टान है, ये वाली चट्टान, ये चट्टान बेटा जिस किसी भी मिनरल से मिलकर बनी है, जिन खनिजों से मिलकर चट्टान बनी हुई है ना, वही खनिज जब ये टूट जाएगी चट्टान, तो जो पार्टिकल आएगा उस पार्टिकल में भी वही खनिज पाए जाएंगे जो पहले वाली रॉक के अंदर थे। यानी कि एक तरह से आप अपनी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा। जैसा बाप वैसा बेटा मतलब क्या है, जैसी चट्टान थी बिल्कुल वैसे ही केमिकल कंपोजिशन वाला यहाँ पर पार्टिकल आपको मिलेगा, ठीक है। पेरेंट रॉक के जैसे ही इसके केमिकल कंपोजिशन होते हैं। तो भौतिक बदलाव तो होंगे इसमें, लेकिन केमिकल कंपोजिशन सेम रहेंगे। जैसे रॉक के केमिकल कंपोजिशन थे, वैसे ही इस पार्टिकल के केमिकल कंपोजिशन होंगे, इसमें बदलाव नहीं होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, इस वेदरिंग में वेदर्ड पार्टिकल के, जो वेदर्ड पार्टिकल है, टूटा हुआ जो टुकड़ा है, कण है, उसके शेप, साइज, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है, परंतु केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलते, अर्थात कणों की केमिकल प्रॉपर्टी वही होती है जो पेरेंट रॉक की होती है। यानी पेरेंट रॉक मतलब जिस रॉक से ये पार्टिकल टूटा है, तो
तो उस पेरेंट रॉक की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी, जो रासायनिक गुण थे, वही रासायनिक गुण इन पार्टिकल में पाए जाएंगे। केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन नहीं होता, ओनली फिजिकल चेंजिंग होंगी इसमें, यानी शेप, साइज, टेक्सचर और स्ट्रक्चर ये सब बदलेंगे इसके। इतना सभी को समझ आ रहा है? तो इस वेदरिंग के कारण कोर्स ग्रेन सॉइल का निर्माण होता है। कोर्स ग्रेन सॉइल समझते हैं, आपने पढ़ा था कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, आपने दो तरह के एग्रीगेट पढ़े थे, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, यानी मोटा मिलावा, महीन मिलावा। तो कोर्स मतलब मोटा होता है ना, तो यहाँ पर मोटे ग्रेन वाली सॉइल मिलेगी जिसके पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, बड़े पार्टिकल मतलब बड़े साइज के पार्टिकल वाली सॉइल आपको मिलेगी। कोर्स ग्रेन सॉइल मतलब बड़े आकार वाली, बड़े आकार जिसके ग्रेन जो हैं बड़े हों, जिसके कण बड़े हों, वो वाली सॉइल प्राप्त होती है। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सैंड एंड ग्रेवल। याद रखिएगा, फिजिकल वेदरिंग के द्वारा जिस सॉइल का निर्माण होता है वो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, मोटे पार्टिकल वाली सॉइल होती है, जिसके एग्जाम्पल हैं सैंड एंड ग्रेवल। यानी सैंड मतलब बालू होता है, ग्रेवल मतलब गिट्टी या फिर बजरी, तो बालू और बजरी हमें प्राप्त होगा। इसके अलावा महीन पार्टिकल वाली क्ले होती है, क्ले। तो क्ले का जो निर्माण होता है ना, क्ले जानते हैं, मृत्तिका, तो क्ले जो मिलती है आपको वो केमिकल वेदरिंग के द्वारा मिलती है, फिजिकल वेदरिंग के द्वारा नहीं मिलती। ये क्वेश्चंस जेईई में पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सा फिजिकल वेदरिंग के द्वारा निर्माण होगा। तो फिजिकल वेदरिंग में सैंड और ग्रेवल का निर्माण होता है, क्ले का निर्माण जो होगा केमिकल वेदरिंग में होगा, उसमें फाइन ग्रेन सॉइल का निर्माण होता है बेटा, फाइन ग्रेन सॉइल का। ये बताइए, ये चीज़ सभी को समझ आ रहा है? ठीक है, ये बेटा टेक्निकल टर्म थे इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं। आकार, आकृति, आकार और बनावट और संरचना इत्यादि में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन नहीं होता। यानी कि जो पार्टिकल की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वही होती हैं जो इसकी पेरेंट रॉक की होती हैं। पेरेंट रॉक मतलब, पेरेंट मतलब माँ बाप होता है ना, जिस रॉक से ये पार्टिकल टूट के आया है उस रॉक की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी, सेम वही प्रॉपर्टीज इस पार्टिकल के अंदर भी देखने को मिलेंगी। केमिकल वाली प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी, केवल फिजिकल वाली चेंज होंगी इसमें। ठीक है, जबकि जब हम केमिकल वेदरिंग पढ़ेंगे तो उसमें फिजिकल के साथ साथ केमिकल चेंजिंग भी देखने को मिलेंगे, यानी मिनरल्स की केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएंगी वहाँ पर, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो जाती है। तो एग्जाम्पल याद रहेगा। इस थ्योरी पार्ट को इंग्लिश में और लिख देते हैं आपके सामने, बाकी इसके इंग्लिश टर्म यहाँ लिखे हैं, ये आप टाइप तो समझ ही रहे हैं। अब इसका जो इंग्लिश वाला है पार्ट में इंग्लिश में लिख देता हूँ आपके सामने ऊपर। उससे पहले इसे नोट कर लीजिए, आप लोग इसे लिख लीजिए। अब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि इंग्लिश वाले बच्चे भी अपने नोट्स बना पाएँ। आप लोग बेहतर तरीके से नोट्स बना लें, इसके लिए ही मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूँ, ताकि टाइम आपका थोड़ा सा बच सके और अच्छे से समझ भी आ जाए। ठीक है, बस पूरा फोकस आपको सामने रखना है बच्चों। वेदरिंग समझ रहे हैं हम, वेदरिंग हमने समझ ली, फिजिकल वेदरिंग को हिंदी में समझ लिया, मिक्स लैंग्वेज में समझ लिया, प्रॉपर इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग। प्रॉपर इंग्लिश में ये फिजिकल वेदरिंग के बारे में सुनिए। इन दिस वेदरिंग यानी इस वेदरिंग में, इन दिस वेदरिंग, ये तो लिखा है इस वेदरिंग में। इन दिस वेदरिंग द शेप साइज, द शेप बदलेगा बच्चों, साइज बदलेगा, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वेदर्ड पार्टिकल, वेदर्ड पार्टिकल के शेप, साइज, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बदल जाते हैं, यानी चेंज। वेदर्ड पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे। इतना समझ आ रहा है? ठीक है, आगे सुनिए। बट देयर इज नो चेंज, लेकिन कोई चेंज नहीं होगा। किस में चेंज नहीं होगा बच्चों? अभी बताया था आपको, देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। इन द केमिकल कंपोजिशन, बेटा केमिकल कंपोजिशन में चेंजिंग नहीं होगी। डेट इज, आप कह सकते हैं डेट इज द केमिकल, डेट इज ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में IE करके। डेट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज, द केमिकल प्रॉपर्टीज of the particle
पार्टिकल्स आर द सेम, सेम रहती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज किसके सेम रहती हैं? एज द पेरेंट रॉक, एज दोज ऑफ द पेरेंट रॉक, यानी जिन रॉक से ये टूट के बनी है ना पार्टिकल, उन पेरेंट रॉक्स के जैसी होती हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बेटा इसका इंग्लिश वाला पार्ट हो गया। एक लाइन और लिख सकते हैं जो हमने लास्ट लिखी थी, कोर्स ग्रेन सॉइल का निर्माण होता है, तो आप लिख सकते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल इज फॉर्म्ड, कोर्स ग्रेन सॉइल इज फॉर्म्ड। कोर्स ग्रेन सॉइल फॉर्म्ड होती है ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग। किसके कारण? ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग के कारण। फिजिकल वेदरिंग बच्चों, फिजिकल वेदरिंग के कारण क्या होता है? फिजिकल वेदरिंग के कारण कोर्स ग्रेन सॉइल का निर्माण होता है। और इसके एग्जाम्पल आपको बता दिया, हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिख लीजिए, हालांकि वहाँ भी इंग्लिश में लिख दिया था, सैंड एंड ग्रेवल, सैंड एंड ग्रेवल, ये बेटा इसके एग्जाम्पल हो गए। तो इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ऊपर लिखा गया है ताकि इंग्लिश वाले बच्चे भी अपने नोट्स अच्छे से बना सकें। अब बताइए फिजिकल वेदरिंग में किसी को कैसी भी कन्फ्यूजन तो नहीं है बच्चों? सभी बच्चे लिख लेंगे ना? इसको अपने हाथ से नोट्स बनाइएगा, इसलिए मैं सारा कुछ बोर्ड पे लिख रहा हूँ और इस बोर्ड पर देख के ही आप नोट्स बना लें, बेहतर होगा। पीडीएफ के चक्कर में ना रहे, हालांकि पीडीएफ ही आपको देंगे, लेकिन साथ साथ जितना लिखेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स हमें ज़्यादा याद रहते हैं, पीडीएफ से तो आप बार बार पढ़ेंगे भूल भी सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा सब कुछ, कहाँ पर कैसा लिखा गया था। तो एक बार आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे अब हम फिजिकल वेदरिंग एजेंट समझ लेते हैं, यानी एजेंट मतलब कारक, यानी जो आपके भौतिक अपक्षय होता है वो किस के द्वारा होता है, यानी किस कारण से होता है। तो भौतिक अपक्षय के कारक समझेंगे, एजेंट समझेंगे, ठीक है। 3-4 इंपॉर्टेंट एजेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है डिप्लोमा में ही पॉलिटेक्निक में, कि फिजिकल वेदरिंग को समझाइए और फिजिकल वेदरिंग एजेंट्स के बारे में लिखिए, यानी भौतिक अपक्षय को समझाइए और भौतिक अपक्षय के कारक को स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फिजिकल वेदरिंग तो हम समझ चुके हैं, अब फिजिकल वेदरिंग एजेंट समझ लेते हैं। तो उसको मैं लिख देता हूँ पहले, जिससे थोड़ा टाइम बच सके, आप लोग इसे लिख लीजिए। अब समझते हैं फिजिकल वेदरिंग एजेंट्स। तो देखिए समझते हैं फिजिकल वेदरिंग एजेंट्स यानी भौतिक अपक्षय के कारक। तो भौतिक अपक्षय के मेन 4 ही कारक हैं, यानी 4 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा रेखीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है ये बहुत बड़ा कारक होता है फिजिकल वेदरिंग का, यानी इसके द्वारा भी फिजिकल वेदरिंग होती है। कैसे होती है इसके द्वारा फिजिकल वेदरिंग? तो सबसे पहले तो आप सबको ये पता होना चाहिए रेखीय प्रसार गुणांक होता क्या है। तो आपने ये फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, सोम के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने कहा था, एक आपको मटेरियल बताया था स्टील, और स्टील के लिए आपको बताया था जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कह दो, या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कह दो, आप इंग्लिश में तीनों नाम बोल सकते हैं, या सिंपल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कह देते हैं अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपको स्टील के लिए हमने लिखवाई थी, कितनी बताई थी? 12 × 10⁻⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस, ये बताई थी ना। तो एक्चुअली ये जो वैल्यू है ना अल्फा की वैल्यू, ये सभी मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। स्टील के लिए कुछ और होती है, एल्यूमिनियम की कुछ और होती है, एंड इसके अलावा कॉपर की कुछ और होती है। तो जितने भी मटेरियल हैं या फिर जितने भी मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, सभी खनिजों के लिए भी इस अल्फा की जो वैल्यू होती है ये अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। अब ध्यान से सुनना, जो अल्फा की वैल्यू है बेटा ये पर डिग्री सेल्सियस में थी, अभी आपने देखा 12 × 10⁻⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर चेंज होने पर अल्फा की वैल्यू भी चेंज होती है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेखीय प्रसार गुणांक का मान बढ़ जाएगा, ताप बढ़ेगा तो तभी तो ज़्यादा फैलेगा मटेरियल। अल्फा मतलब प्रसार गुणांक, यानी कि कितना प्रसार हो सकता है किसी भी मटेरियल का, तो वो कौन बताता है? वो अल्फा बताता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप उतना प्रसार ज़्यादा होगा किसी भी पदार्थ का या किसी भी खनिज का। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तब इस अल्फा की वैल्यू बढ़ जाती है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो अल्फा की वैल्यू कम हो जाती है। तो अल्फा की वैल्यू कुछ मिनरल्स के लिए बढ़ती है, कुछ के लिए कम होती है, चूँकि अलग अलग है सभी मिनरल्स के लिए। और जो चट्टानें होती है वो खनिजों को आपस में मिला करके बनती है। जैसे ये चट्टानें कोई भी रॉक है, तो ये जो रॉक है ना बेटा इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं, जिसे हम
रॉक कह रहे हैं, ये रॉक आपकी खनिजों से मिलके बनी होती है। तो सभी इसके अंदर जो मिनरल्स होंगे बेटा, मिनरल मतलब खनिज, जो इसके अंदर मिनरल्स होते हैं ना, खनिज होते हैं, तो उन सभी खनिज के लिए अल्फा की वैल्यू अलग अलग है। तो किसी खनिज के लिए अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है, किसी के लिए कम है। तो जब मौसम बदलता है या टेम्परेचर बदलता है तो इस अल्फा की वैल्यू भी कम और ज़्यादा होती है, मतलब रेखीय प्रसार गुणांक का मान भी बढ़ता और घटता है, जिससे इसमें प्रसार होगा, संकुचन होगा, मतलब कभी फैलेगी चट्टान, कभी सिकुड़ेगी। तो फैलने सिकुड़ने की वजह से इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, इसमें दरारें पड़ जाती हैं और उस दरार की वजह से ही टूटने लग जाती है। डेट मीन्स इसकी बेदरिंग हो जाती है। समझ पा रहे हैं? अल्फा के द्वारा यानी रेखीय प्रसार गुणांक के द्वारा बेदरिंग कैसे होती है? तो रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है टेम्परेचर बदलने पर इसकी वैल्यू बदलती है। टेम्परेचर बढ़ा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम हुआ तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो रेखीय प्रसार गुणांक के बढ़ने और घटने के कारण यानी प्रसार और संकुचन के कारण ये चट्टान जो होती है इसमें क्रैक्स आ जाते हैं और क्रैक्स आने की वजह से टूट जाती है, दरार पड़ करके ये टूट जाती है। तो यही चीज़ यहाँ सामने लिखी है। मौसम परिवर्तन होने पर, अगर मौसम बदलेगा तो टेम्परेचर बदलेगा, ऑब्वियस सी बात है। गर्मी अधिक हुई तो टेम्परेचर बढ़ गया, कम गर्मी है तो मतलब टेम्परेचर कम हो गया। तो मौसम परिवर्तन होने पर तथा दिन में विभिन्न समय होने पर, अब पूरे दिन में अलग अलग तरह का टाइम रहता है, कभी गर्मी लगती है, कभी थोड़ा सा मौसम नॉर्मल हो जाता है, तो अलग समय होने पर वातावरण का ताप बढ़ने व घटने पर जो टेम्परेचर है बेटा, ताप मतलब टेम्परेचर, इस वातावरण का जो ताप है उसके बढ़ने और घटने पर खनिजों के असमान प्रसार के कारण, असमान प्रसार का मतलब जो इसके मिनरल्स है ना उनका एक समान रूप से प्रसार नहीं होता, अलग अलग, किसी का ज़्यादा किसी का कम हो रहा है। तो असमान प्रसार के कारण रॉक्स चटक कर टूटती हैं, रॉक्स चटक कर टूटती हैं और चट्टान के टूटने को ही तो बेदरिंग कहते हैं। डेट मीन्स इसकी बेदरिंग हो जाती है। इंग्लिश में समझ लीजिए, रॉक्स क्रैक, रॉक में क्रैक आ जाते हैं ड्यू टू अनइक्वल एक्सपेंशन, अनइक्वल एक्सपेंशन के कारण। इक्वल एक्सपेंशन नहीं होता, चूंकि मिनरल्स अलग अलग है तो अनइक्वल एक्सपेंशन होता है। अनइक्वल एक्सपेंशन ऑफ मिनरल्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज, बढ़ता और घटता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ सीजन्स एंड एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, यानी कि सीजन के चेंज होने पर या फिर दिन के अलग अलग टाइम पर ये जो टेम्परेचर है बढ़ता घटता रहता है, जिसकी वजह से मिनरल्स में अनइक्वल एक्सपेंशन होगा और रॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं या फिर टूट जाती हैं। तो ये हो गया आपका रेखीय प्रसार गुणांक के कारण जो बेदरिंग होती है। मुझे ऐसा उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आया होगा। ये एक बार और सही से पढ़ लीजिएगा। मौसम बदलेगा तो वातावरण का तापमान बदलेगा, ताप बदलेगा तो रेखीय प्रसार गुणांक की वैल्यू बदलेगी, रेखीय प्रसार गुणांक की वैल्यू अगर बदल गई मतलब अलग हो गई तो इसमें प्रसार जो होगा असमान रूप से होगा, किसी मिनरल में ज़्यादा हो रहा है प्रसार, किसी में कम हो रहा है, उसके कारण चट्टान में क्रैक्स आ जाएंगे और चट्टान टूटने लग जाएगी। तो ये हो गया इसका बेदरिंग का रीजन। नोट डाउन कीजिए इसे। अब मैं आपको सेकेंड वाला पॉइंट समझाता हूँ, इसका दूसरा एजेंट समझते हैं। अब दूसरा एजेंट है हमारा वाटर एंटरिंग इन पोर्स, यानी रंध्रों में पानी का प्रवेश। जो रॉक होती है, चट्टान होती है, बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, हम चट्टान की वेदरिंग ही तो देख रहे हैं, चट्टानें कैसे टूटती हैं, चट्टानों के टूट करके मिट्टी कैसे बनती है। तो क्या होता है, जो चट्टानों के पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब छिद्र कह दो आप या फिर रंध्र कह दो, उसमें जो छिद्र होते हैं चट्टानों में नीचे कुछ ना कुछ पोर्स जरूर होंगे, थोड़ा बहुत दरारें रहती हैं। तो उसमें क्या करेगा, वाटर एंटर कर जाएगा, पानी उसमें एंटर कर जाता है। लाइक डेट, जैसे ये चट्टान है कोई भी और नीचे यहाँ पर कहीं पानी बह रहा है या सपोज बारिश का भी पानी आ रहा है, अगर इसमें छोटे छोटे छिद्र भी होंगे, छोटे छोटे पोर्स भी हों अगर रॉक में कहीं भी, या नीचे ऐसे रॉक तो नीचे तक रहती है, इधर भी कहीं पोर्स हैं, तो इन सब पोर्स से होकर के क्या कर रहा है, पानी अंदर एंटर कर जा रहा है, पानी इसमें अंदर आ गया, रॉक के अंदर ऐसे बह करके, ऐसे पोर्स के थ्रू अंदर बह करके आ गया। अब पहले तो ये लिक्विड फॉर्म में था, ध्यान से सुनिएगा क्या समझा रहे हैं। चट्टान है, चट्टान मतलब रॉक है बेटा, रॉक है, रॉक या चट्टान भी कह सकते हैं। इस रॉक्स में कुछ पोर्स हैं, पोर्स मतलब खाली जगह, जिसे रंध्र कहते हैं, आप छिद्र कह दीजिए अपनी भाषा में। इन छिद्र में से अगर बारिश हो रही है तो बारिश का पानी, यहाँ भी अगर थोड़ा बहुत पोर्स हुए इस तरह से, या साइड से वाटर फ्लो कर रहा है तो साइड में कुछ रंध्र है, वहाँ से बह करके इसके अंदर आ गया पानी, वाटर आ गया। अब जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, कई बार ऐसा होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो टेम्परेचर कम होने से लाइक डेट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया,
तो टेम्परेचर बहुत कम होने से जो पानी है वो बर्फ़ में बदल जाता है, यानी आइस के पार्टिकल बन जाएंगे। यहाँ पर क्या बन जाते हैं, बर्फ़ के टुकड़े बन जाते हैं, कुछ इस तरह से आइस की फॉर्म में बन जाएगा, मतलब ये बर्फ़ बन जाएगा। अब चूंकि जब पानी बर्फ़ में बदलेगा, आइस में बदलेगा, तो पानी जितनी जगह में था उससे ज़्यादा जगह लेगा अब ये चूँकि अब ये आइस फॉर्म में हो गया, तो जो आइस फॉर्म हो गई वाटर से, तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब बेटा आयतन सॉरी, आयतन जो है वो आयतन बढ़ गया। अब आयतन बढ़ गया मतलब जगह ज़्यादा चाहिए इसको यहाँ पर रहने के लिए। जब जगह ज़्यादा चाहिए तो चट्टान के ऊपर ये प्रेशर लगाएगा, इधर ऐसे। अगर ये पानी क्या बन गया, ये पानी बर्फ़ बन गया, तो चट्टान पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, प्रेशर लगाएगा, और प्रेशर लगाएगा तो उसके कारण चट्टानों में दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी और उनमें मतलब वो टूटने लग जाएगी, उसकी वेदरिंग हो जाएगी। तो समझ पा रहे हैं बिल्कुल सिंपल कि जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स के पोर्स में जब पानी एंटर कर जाता है तो टेम्परेचर कम होने पर जो वाटर है वो आइस में चेंज हो जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है, और आइस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। आयतन बढ़ गया, तो अब आयतन बढ़ने की वजह से ये बर्फ़ के टुकड़े चट्टान के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाते हैं, जिसके कारण चट्टानें टूटने लगती हैं और इनकी वेदरिंग हो जाती है। तो ये दूसरा एजेंट था जो फिजिकल वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। रॉक्स के पोर्स में जल प्रवेश कर जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर रॉक्स में पोर होंगे, छिद्र होंगे, तो उनमें जल प्रवेश कर जाएगा। तापमान कम होने के कारण, अगर टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, कम हो गया, टेम्परेचर कम होने के कारण जल बर्फ में बदल जाता है, जिससे उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। जब पानी बर्फ बन गया तो इसका आयतन बढ़ गया। अब आयतन बढ़ गया तो क्या होगा, और यह रॉक पर दबाव डालता है, तो ये प्रेशर लगाएगा रॉक के ऊपर, जिससे रॉक टूटती है। समझ आए हिंदी में? सेम चीज़ को इंग्लिश में लिखा गया है, वाटर एंटर्स द पोर्स, वाटर पोर्स में एंटर कर जाएगा, ऑफ द रॉक्स, रॉक्स के पोर्स में वाटर एंटर कर जाता है। एज द टेम्परेचर डिक्रीज, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो द वाटर चेंज इनटू आइस, वाटर आइस में चेंज हो जाता है, ड्यू टू विच, जिसके कारण इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, एंड इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द रॉक, और ये रॉक पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर लगाएगा, कॉजिंग द रॉक टू ब्रेक, जिसके कारण क्या होगा, रॉक ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, समझ गए होंगे आई होप सो सभी बच्चे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, हिंदी वाले बच्चे भी लिख लेंगे, इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे। अब आपको कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चे, मैं एक एक टर्म को आपको इंग्लिश में भी लिखवा रहा हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे भी इससे पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले भी, और खुद की लैंग्वेज में इंग्लिश लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है बुक की लैंग्वेज की इंग्लिश है, इसको खुद की लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया ताकि आसान से आसान तरीके से आप सबको समझ में आ सके। ठीक है, अगर आपको वास्तव में समझ आ रहा है ना, तो एक लाइक जरूर करेंगे सभी बच्चे, और जो भी आपके फ्रेंड्स हो सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, सभी को ज्वाइन कराएंगे कोर्स को, और बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और हम अब तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं, यानी तीसरा एजेंट समझते हैं। तो देखिए, तीसरा एजेंट है रूट्स ऑफ प्लांट्स, यानी पेड़ पौधों की जड़ें। तो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो भी एक एजेंट होता है फिजिकल वेदरिंग का, इसके द्वारा भी फिजिकल वेदरिंग होती है। तो किस तरह से इसके द्वारा फिजिकल वेदरिंग होती है, जैसे सेम वाटर के द्वारा हो रही थी ना, वैसे ही सेम प्लांट्स के रूट्स के द्वारा होती है। कैसे, जैसे कोई भी रॉक है, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे बच्चे, कोई भी रॉक है, सपोज यहाँ पर कहीं पे भी क्रैक्स हैं, इनमें क्रैक्स हैं, और इनके आसपास यहाँ पर कहीं पे छोटे छोटे पौधे हैं, शुरुआत में बहुत छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं इसके बिल्कुल पास में, कई बार तो इन चट्टानों के ऊपर ही पौधे उग जाते हैं, देखा होगा आपने, छोटे छोटे प्लांट्स जब उग जाते हैं, इनकी छोटी छोटी रूट्स होती हैं, इनमें रूट्स होती हैं छोटी छोटी। तो ये रूट्स क्या करती हैं, अगर चट्टान में कहीं पे भी क्रैक दिखाई देता है ना, तो उस क्रैक में होकर के अंदर चली जाती हैं। लाइक डेट यहाँ पर भी बना देते हैं, यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्लांट बना दिया, इसकी कुछ रूट्स थी, तो ये रूट्स क्या हो गई, इसके अंदर आ गई, अगर इसमें क्रैक्स थे तो, या इस पर ऊपर उग गया कहीं, तो ये जो इसके अंदर रूट्स आ जाती हैं। तो जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होता है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, जो चट्टान होती है, चट्टान में कुछ दरारें होती हैं, पोर्स कह दो आप, या दरार कह दो, क्रैक्स कह दो, तो इसमें जो क्रैक्स होते हैं ना, अब इन चट्टानों के बिल्कुल पास में, जैसे चट्टानों के चारों तरफ कह दो, या बिल्कुल पास पास छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं। और जब ये पौधे बड़े होते हैं तो इनके साथ साथ इनकी जड़ें भी बड़ी होती हैं, जड़ें बड़ी भी होती हैं, साथ में मोटी भी होती हैं। तो जैसे पानी बर्फ़ में बदला था, उसका आयतन बढ़ गया था, उसने प्रेशर लगाया और चट्टान टूटने लग गई थी, वैसे ही यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या होगा, पेड़ छोटे छोटे पौधे थे, जब ये पौधे बड़े हुए तो इनकी जड़ें बड़ी हो गई, साथ में मोटी भी होंगी जड़ें, और जब ये जड़ें मोटी होंगी तो जो दरारें होंगी ना, उनको और ज़्यादा बड़ा कर देंगी, ये और ज़्यादा तोड़ देंगी चट्टान को। समझ पा रहे हैं? तो बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है। रॉक्स के आसपास छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं,
छोटे छोटे, कैसे छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं जिनकी जड़ें चट्टानों की दरारों में प्रवेश कर जाती हैं। अगर चट्टान में दरारें होती है तो उनमें प्रवेश कर जाती हैं। जब यह प्लांट बड़े होते हैं, जब ये प्लांट बड़े होते हैं तो इनकी जड़ें भी बढ़ती हैं और मोटी होती हैं। इनकी जो जड़ें हैं बढ़ती भी हैं ये और मोटी भी होती हैं, जिसके कारण रॉक्स टूटने लगती है। जब ये जड़ें मोटी हो जाएंगी, बड़ी भी हो जाएंगी तो चट्टानें टूटने लग जाएंगी। डेट मीन्स हो गई वेदरिंग चट्टानों की, ठीक है। तो स्मॉल प्लांट्स ग्रो अराउंड द रॉक्स। जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं अगर वो ग्रो कर जाते हैं अराउंड द रॉक के चारों तरफ, तो हुज रूट्स एंटर द क्रेविसेस लिख दो या क्रैक्स भी लिख सकते हैं अब इसमें। हुज रूट्स एंटर द क्रेविसेस ऑफ द रॉक्स की क्रेविसेस में यानी दरारों में एंटर कर जाती है। यहाँ क्रैक्स वर्ड यूज कर लीजिएगा आप, ठीक है। व्हेन दीज प्लांट्स ग्रो, जब ये प्लांट ग्रो करते हैं, ग्रो मतलब बड़े होते हैं, तो देयर रूट्स ऑल्सो ग्रो, तो इनकी रूट्स भी ग्रो करती हैं एंड बिकम थिक और मोटी भी हो जाती हैं। ड्यू टू विच, इस कारण द रॉक स्टार्ट ब्रेकिंग, चट्टान टूटना स्टार्ट हो जाती है। आई होप सो सिंपल है, अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते थे। हिंदी वाले बच्चे तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जब चट्टानों के चारों तरफ छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं तो उनकी जड़ें चट्टानों की दरारों में प्रवेश कर जाती है और जब ये पौधे बड़े होते हैं तो इनकी जड़ें भी बढ़ती हैं और मोटी भी होती हैं, जिसके कारण चट्टानें टूटने लग जाती हैं। कितनी सिंपल थ्योरी है, लिख पाएंगे ना सभी लोग, सभी को समझ आ रहा है। साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें आप लोग, जिससे रिवीजन में आपको हेल्प हो। बाकी आपको इनके नोट्स के PDF भी टेलीग्राम पर ऐप पर जीटेक पॉली एप्लीकेशन पर मिलते रहेंगे। पेड कोर्स में ही लेक्चर के जस्ट नीचे आपको PDF भी प्रोवाइड किए जाएंगे साथ में, तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब हम समझ लेते हैं अगला वाला पॉइंट नंबर 4, चौथा एजेंट और लास्ट एजेंट। तो देखिए लास्ट एजेंट है एब्रेसिव एक्शन यानी अपघर्षण क्रिया। अपघर्षण क्रिया समझते हैं, कोई भी एक एजेंट जब चट्टान से आके टकरा जाता है तो उस टकराने को ये एब्रेशन कहेंगे यहाँ पर। यानी कि कोई भी एजेंट है लाइक दैट, ऐसे ये रॉक है और इधर से कुछ भी आपकी बहुत तेज़ एयर आ रही है, एयर मतलब हवा आ रही है बहुत तेज़ बह करके, और जब वो इस पर टकराएगी चट्टान पर तो यहाँ पर एब्रेशन होगा। पानी बहता हुआ आ रहा है, बहुत तेज़ी से पानी बहता हुआ आ रहा है, वो किसी चट्टान से टकरा रहा है तो एब्रेशन होगा। बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं, हिमखंड जिन्हें कहते हैं आप, आइस पीस, अगर आइस पीस भी इससे टकरा रहे हैं तो वो भी एब्रेशन एक्शन करेंगे। तो एब्रेशन एक्शन के लिए 3 एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वाटर, एयर और आइस, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, जब भी कभी हवाएं चलती हैं तो आप सबको पता है वायु जो होती है, हवा होती है एयर, उसमें छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल भी होते हैं, मृदा के कण भी होते हैं उसमें छोटे छोटे। तो जब मृदा के कण उस एयर में शामिल हैं और वो बहुत तेज़ी से चट्टान पर टकराएगी तो चट्टान की सतह टूटने लग जाएगी। क्या होगी? टूटने लग जाएगी। चूँकि हमें पत्थर नहीं प्राप्त करना है, पत्थर जो होता है वो हार्ड स्टेट होता है, हमें सॉफ्ट वाला चाहिए, सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड मटेरियल चाहिए। सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ही तो आपका सॉइल होता है, तो हमें सॉफ्ट वाला पोर्शन, तो ऊपर से सॉफ्ट वाला पोर्शन इसका झर करके नीचे गिरने लग जाता है, ठीक है, सरफेस टूटने लग जाता है बहुत तेज़ हवा के कारण, या अगर बहुत तेज़ पानी बह के आ रहा है उसके कारण, आइस के कारण। तो ये यहाँ पर एब्रेशन एक्शन में होता है। वायु में सदैव छोटे छोटे मृदा कण होते हैं। एयर जो होती है उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल होते हैं। जब वायु रॉक के संपर्क में आती है, जब हवा रॉक के संपर्क में आएगी तो अपघर्षण के कारण, किसके? एब्रेशन के कारण चट्टानों की सतह टूटने लगती हैं। जब वायु इससे टकराएगी और वायु में मृदा के छोटे छोटे कण भी हैं तो एकदम ज़्यादा प्रेशर लगेगा ना, तो इम्पैक्ट लगेगा बहुत ज़्यादा। इम्पैक्ट लगने की वजह से क्या होगा? इसकी सतह टूटने लग जाती है। यह क्रिया बहते जल से भी होती है। ये जो एक्शन है एब्रेसिव एक्शन, ये बहते जल से भी हो सकता है, रनिंग वाटर से। हिमखंडों से भी अपघर्षण क्रिया होती है जिससे रॉक टूटती हैं। हिमखंड जानते हैं ना, बर्फ़ के टुकड़े, ठीक है। तो किस किस से होती है? वायु से होती है ये क्रिया, बहते जल से होती है और हिमखंडों से भी होती है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, देयर आर ऑलवेज स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स इन द एयर। हमेशा एयर में स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। व्हेन द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द रॉक्स, जब एयर रॉक्स के कॉन्टैक्ट में आती है तो द सरफेस ऑफ रॉक्स स्टार्ट्स ब्रेकिंग,
तो जो रॉक का सरफेस है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू एब्रेशन। किसके कारण? एब्रेशन के कारण, अपघर्षण के कारण, ठीक है। दिस एक्शन कैन ऑल्सो बी डन बाई रनिंग वाटर एंड आइस। ये एक्शन जो है रनिंग वाटर और आइस के द्वारा भी हो सकता है। क्लियर हुआ सभी को ये चीज़? तो एब्रेशन एक्शन में चट्टानें टूटती हैं किसके द्वारा? तेज हवा चल रही है उसके द्वारा, रनिंग वाटर के द्वारा, या फिर आइस पीस के द्वारा भी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिजिकल वेदरिंग में इतना ही था सिर्फ, यानी फिजिकल वेदरिंग क्या होती है ये हमने समझ लिया था, जिसमें शेप, साइज, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होते हैं, जिससे हमें सैंड और ग्रेवल प्राप्त हुआ था, कोर्स ग्रेन सॉइल प्राप्त हुई थी, वही तो था फिजिकल वेदरिंग। इसके हमने एजेंट देख लिए, 4 एजेंट हमने समझ लिए, इसके चारों इंपॉर्टेंट थे, एक एक करके सभी को आपको समझा दिया गया। अब हम पढ़ेंगे केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग छोटा सा है, केमिकल वेदरिंग पढ़ लेंगे। उसके बाद केमिकल वेदरिंग के एजेंट, सिर्फ 2 ही एजेंट आपको पढ़ने हैं, 2 ही दे रखे हैं, उन दोनों को पढ़ लेंगे तो आपकी वेदरिंग पूरी तरह से कवर हो जाएगा, वेदरिंग वाला पार्ट। फिर ट्रांसपोर्टेशन पे चलेंगे, मतलब सॉइल किस तरह ट्रांसपोर्ट होगी, कैसे डिपॉजिट होती है, अलग अलग टाइप की सॉइल आएंगी आपकी, उन सभी टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे। इसको हम हटाते हैं अभी और चलते हैं केमिकल वेदरिंग की ओर। तो देखिए समझते हैं केमिकल वेदरिंग यानी रासायनिक अपक्षय। अब ये केमिकल वेदरिंग है तो केमिकल वेदरिंग कैसे होगी? वेदरिंग का मतलब तो पता है आपको, चट्टानें टूटेंगी। अब केमिकली चट्टानें कैसे टूटती हैं और उसमें क्या होता है? फिजिकली में हमने देख लिया था, शेप बदल जा रही थी, उसकी साइज उसका बदल जा रहा था, टेक्सचर बदल रहा था, उसकी स्ट्रक्चर बदल रही थी, लेकिन केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर शेप और साइज तो बदलेगी ही बदलेगी, साथ में केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगा। यानी कि केमिकल कंपोजिशन कैसे चेंज हो जाएगा? जैसे ये कोई भी रॉक है, ठीक है बच्चों, क्या है? ये रॉक है, ये कोई भी रॉक है और ये मिनरल्स से मिलके बनी है। मिनरल मतलब खनिजों से मिलके बनी है, खनिजों से। तो इसके अंदर जो मिनरल्स हैं ये वाले मिनरल्स, और बाहर एटमॉस्फेयर में या इन्वायरमेंट में भी कुछ मिनरल होंगे, बाहर इन्वायरमेंट में भी कुछ ना कुछ मिनरल हैं। तो बाहर वाले मिनरल इस रॉक वाले मिनरल के साथ में केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं। अब कहेंगे बाहर कौन से मिनरल हैं सर इन्वायरमेंट में? तो एसिड रेन के बारे में आपने सुना है, एसिड रेन होती है, अम्ल वर्षा के बारे में सुना है। तो एसिड रेन के टाइम पर जो उसमें केमिकल गैसेज होती हैं वो रॉक्स के मिनरल के साथ रिएक्शन कर लेती हैं, वो रासायनिक अवक्रियाएं कर लेती हैं। तो रासायनिक अवक्रियाएं करेंगी तो इसके जो मिनरल्स, जो मतलब चट्टान है ना, वो टूटने लग जाएगी और टूट करके पार्टिकल अलग हो जाएंगे। लेकिन जो पार्टिकल अलग होंगे ना, वो पेरेंट रॉक से डिफरेंट होंगे, उसके केमिकल कंपोजिशन अलग देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गई। अब केमिकल रिएक्शन हो गई तो पेरेंट रॉक से पार्टिकल के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। समझ आ रहा है सभी को क्या समझाना चाह रहे हैं हम यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि केमिकल वेदरिंग में शेप और साइज तो बदलता ही है, उसके साथ साथ केमिकल कंपोजिशन भी बदल जाएगा। यानी कि जब चट्टानों से जो पार्टिकल है वो टूट जाएंगे तो उन पार्टिकल के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो इसकी मुख्य जो चट्टान थी, जो पेरेंट रॉक थी, उससे डिफरेंट देखने को मिलेंगी। चूँकि चट्टान के अंदर के मिनरल्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट के मिनरल के साथ आपस में रिएक्शन करके केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है, इस तरह से यहाँ पर वेदरिंग हो जाती है। तो ये यहाँ लिखा है, पढ़ लीजिए इसे। इस वेदरिंग में वेदर्ड पार्टिकल, इस वेदरिंग में क्या होता है? वेदर्ड पार्टिकल यानी टूट के जो अलग हुए हैं पार्टिकल। वेदर्ड पार्टिकल मतलब अपक्षेपित पार्टिकल कह दो या टूटे हुए कण कह दो। टूटे हुए कण, इनके साइज एंड शेप में परिवर्तन के साथ साथ, साइज और शेप में तो परिवर्तन हो ही रहा था बच्चों, साइज एंड शेप में परिवर्तन के साथ साथ केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाते हैं। इनके केमिकल कंपोजिशन भी बदल जाएंगे, जबकि फिजिकल वेदरिंग में केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाते हैं क्योंकि रॉक्स में उपस्थित, अब जो रॉक्स में बेटा, रॉक्स में जो मिनरल्स होते हैं, रॉक्स में उपस्थित मिनरल्स, अंदर वाले जो मिनरल थे उनका वातावरण में उपस्थित मिनरल्स के साथ रासायनिक क्रिया हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है? मिनरल्स की वातावरण में उपस्थित मिनरल्स के साथ रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। अब ये आपको पहले ही बता चुके हम कि जो फिजिकल वेदरिंग होता है उसमें मोटे कण वाली मृदा मिल रही थी, कोर्स ग्रेन सॉइल हमें प्राप्त होती थी, यानी कि जिसके
कण मोटे थे, बड़े साइज की, जिसमें एग्जाम्पल सैंड और ग्रेवल हमने देखे थे। लेकिन यहाँ पर फाइन ग्रेन सॉइल प्राप्त होगी, छोटे कण वाली सॉइल हमें प्राप्त होगी, जिसका एग्जाम्पल रहेगा क्ले। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? क्ले। क्ले का साइज छोटा होता है सैंड और ग्रेवल से, ठीक है। तो यहाँ क्ले प्राप्त होती है। एक चीज़ और यहाँ पर आप याद रखेंगे क्या, कि यहाँ पर आपको जो पार्टिकल टूट के अलग होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पेरेंट रॉक के जैसी नहीं होती, जबकि फिजिकल वेदरिंग में पेरेंट रॉक के जैसी ही थी। मैंने आपको बताया भी था, जैसा बाप वैसा बेटा। लेकिन यहाँ पर जैसा बाप वैसा बेटा नहीं रहेगा। यहाँ पर जिस तरह की चट्टान है उस तरह का पार्टिकल नहीं होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएंगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं बच्चे आप लोग इस चीज़ को? तो यही लिखा है इन दिस वेदरिंग, इस वेदरिंग में along with the change in the size and shape, साइज और शेप में तो चेंज होता ही है, ऑफ द वेदर्ड पार्टिकल के द केमिकल कंपोजिशन ऑल्सो चेंज, केमिकल कंपोजिशन ऑल्सो चेंज, बिकॉज, क्यों चेंज होते हैं? बिकॉज द मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं हैव ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन करते हैं विद द मिनरल्स प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट में जो मिनरल्स प्रेजेंट है उसके साथ में, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। मैं स्टार बना दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहें। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल फॉर्म्ड इज डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ द पेरेंट रॉक, यानी पेरेंट रॉक से सॉइल जो होती है ना, उस सॉइल की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है बच्चे। सॉइल जो फॉर्म होती है वो डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन की होती है। इसके केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं होते, पेरेंट रॉक के जैसे नहीं होते, जबकि फिजिकल वेदरिंग में सेम होते थे, ठीक है। अगला है फाइन ग्रेन सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल वेदरिंग, जो केमिकल वेदरिंग के कारण जो सॉइल आपको मिलती है वो कौन सी होती है? फाइन ग्रेन सॉइल होती है, महीन कण वाली मृदा होती है, जिसका एग्जाम्पल है क्ले। तो ये इंग्लिश में 2 पॉइंट लिखे हैं, इनको हिंदी में भी आप लिख लीजिएगा, स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिए हैं, ठीक है। याद रहेगा ना, सॉइल फॉर्म्ड इज डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक से जो सॉइल यहाँ पर फॉर्म होगी उसके केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होंगे। फिजिकल वेदरिंग में सेम होते थे, बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये जेई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एज इट इज क्वेश्चन की फॉर्म में ये पूछे गए हैं एसएससी जेई के एग्जाम्स में, ठीक है। इसके द्वारा केमिकल वेदरिंग के द्वारा कौन सी सॉइल मिलती है? फाइन ग्रेन सॉइल, महीन कण वाली मृदा प्राप्त होती है केमिकल वेदरिंग के कारण। एग्जाम्पल इसका क्ले हो जाएगा। आई होप सो सभी को केमिकल वेदरिंग समझ में आया होगा। अब हम केमिकल वेदरिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अपक्षय के कारक। तो इसके 2 ही कारक हैं मेनली, दोनों को जल्दी से कवर कर लेते हैं। इसको बच्चे लिख लीजिए, आप लोग सभी बच्चे लिख लीजिए, इसे नोट्स बना लीजिए इसे देख के, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक समझते हैं, केमिकल वेदरिंग एजेंट्स। तो चलिए समझ लेते हैं केमिकल वेदरिंग एजेंट्स यानी रासायनिक अपक्षय के कारक। अब रासायनिक अपक्षय कराने वाले एजेंट कौन कौन से हैं, किस एजेंट के द्वारा केमिकल वेदरिंग होगी और कैसे होगी? तो इसमें केवल 2 ही एजेंट आपको पढ़ने हैं। पहला है ऑक्सीडेशन, दूसरा है एसिड रेन। एक्चुअली अब ये केमिकल वेदरिंग कर रहे हैं आप, तो केमिकल वेदरिंग में आप केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन से मतलब क्या है? एक तो आप ऑक्सीडेशन देखेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब केमिस्ट्री में आप सबने पढ़ा होगा, ऑक्सीकरण। क्या होता है ऑक्सीकरण? जब किसी भी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन क्रिया कर लेती है, ऑक्सीजन गैस जो कि O2 होती है, तो ऑक्सीजन गैस जब किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करती है तो वो ऑक्सीडेशन बन जाता है। जब ऑक्सीजन जुड़ जाए किसी चीज़ में तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। समझ पा रहे हैं? तो इसमें तो ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी किसके साथ? लोहयुक्त चट्टानों से। किस चट्टान से बेटा? लोहयुक्त चट्टान, जिनमें लोहे की मात्रा हो, जिनमें आयरन उपस्थित हो, ठीक है। तो लोहयुक्त चट्टानों से जब O2 क्रिया करके, O2 मतलब बेटा ऑक्सीजन गैस होती है, O2 क्रिया करके ऑक्सीडेशन करता है तो रॉक्स की वेदरिंग होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन के द्वारा केवल लोहयुक्त चट्टानों की ही वेदरिंग होगी। किसकी? लोहयुक्त चट्टानों की ही वेदरिंग होगी, क्योंकि इनके साथ ऑक्सीजन गैस O2 रिएक्शन कर लेती है। और ये इसमें जब O2 मिल जाती है, रिएक्शन कर लेती है ना, तो जो आपकी आयरन रिच रॉक होती हैं, लोहयुक्त चट्टान होती हैं, ये टूटने लग जाती हैं, इनमें क्रैक्स आते हैं और टूट जाती हैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। तो व्हेन O2 रिएक्ट्स विद
आयरन रिच रॉक, आयरन रिच रॉक मतलब लोह युक्त चट्टान। तो जब O2 जो O2 है आपका ऑक्सीजन गैस, जब ये रिएक्शन कर लेता है आयरन रिच रॉक्स के साथ, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन कर लेता है, ड्यू टू विच, इसके कारण वेदरिंग ऑफ रॉक्स अकर्स, यानी रॉक की वेदरिंग हो जाती है। ठीक है, ये आपका पहला एजेंट हो गया ऑक्सीकरण। दूसरा है अम्ल वर्षा, एसिड रेन। तो एसिड रेन में आप सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है काफ़ी प्रभावशाली होती है, अम्ल वर्षा में CO2 गैस। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी केमिकल रिएक्शन होगी। तो CO2 जल से मिलकर या फिर जल से क्रिया करके, तो यहाँ पर CO2 जल से क्रिया करेगा। जब CO2 जल के साथ मिल जाएगा, यानी CO2 प्लस H2O मिलता है आपस में, तो H2CO3 बन जाता है। 2 O यहाँ थे, 1 O ये है, तो O3 बन गई, यानी H2CO3। इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बन करके अम्ल वर्षा जब चट्टान के ऊपर होती है तो इससे चट्टान टूट जाती हैं। लेकिन कौन सी चट्टान टूटेंगी, इससे केवल वही चट्टानें टूटेंगी जिनके मिनरल्स क्या होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, इनसे युक्त मिनरल जो होते हैं, इनसे युक्त जो खनिज होंगे ना, यानी जिन खनिजों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम की मात्रा होगी, उन खनिजों से मिलकर के जो चट्टान बनी है, उन चट्टानों की वेदरिंग हो जाएगी एसिड रेन के द्वारा। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हमने ये बोला CO2 जल से मिलकर के, CO2 जल से क्रिया करके या मिलकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। और यह अम्ल जो होता है, ये वाला जो अम्ल है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम युक्त खनिजों से बनी रॉक्स का अपक्षय करता है। यानी किस खनिज से मिलकर बनी रॉक का अपक्षय होगा इसमें, जिनमें क्या होगा बच्चे, जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम की मात्रा होगी, उन खनिजों से मिलकर जो चट्टान बनी है उनकी वेदरिंग हो जाएगी एसिड रेन के द्वारा। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा है CO2 रिएक्ट विद वाटर, CO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। दिस एसिड वेदर्स द रॉक, ये एसिड रॉक की वेदरिंग कराता है। कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स कंटेनिंग CaMgNaK, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम जिनमें कंटेन होता है मिनरल्स में, उन मिनरल्स से मिलकर के जो रॉक बनती है उनकी वेदरिंग कराता है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा एजेंट हो गया। तो आई होप सो आपको केमिकल एजेंट भी समझ आ गए होंगे। ऑक्सीडेशन में लोह युक्त चट्टानों की वेदरिंग होती है, और जो आपका एसिड रेन होता है जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इसके द्वारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम वाली चट्टानों का वेदरिंग होगी या अपक्षय होगा। ठीक है, तो ये भी आप सबको समझ आ गया होगा। इसको आप लिख लीजिए बच्चों, सभी बच्चे इसे लिख लीजिए। तो ये वाला पार्ट आपका स्टार्टिंग वाला कवर हो गया, जो मैंने इस साइड को लिखा था। अब स्टार्टिंग में जो इस साइड को लिखा था, अब इस साइड को जो लिखा था ना, जिसमें जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जिसमें आप ट्रांसपोर्टेड सॉइल पढ़ेंगे, रेजिडुअल सॉइल पढ़ेंगे, है ना, डिपॉजिट बाई एयर, डिपॉजिट बाई वाटर, डिपॉजिट बाई आइस, डिपॉजिट बाई ग्रेविटी, इन सब जितनी भी टाइप की सॉइल हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें एलुवियल सॉइल पढ़ेंगे, एरियल सॉइल पढ़ेंगे, आप लोइस, टेलस, बहुत सारी कॉलुवियल सॉइल, जितने भी लैक्स्ट्राइन सॉइल, जितनी भी टाइप की सॉइल है ना, सब कवर कर लेंगे। ब्लैक कॉटन सॉइल हो गई, बेंटेनाइट सॉइल हो गई, लेटेराइट सॉइल, बहुत टाइप की सॉइल आपको मैं पढ़ाऊंगा, और वहाँ से जेईई के क्वेश्चंस बनेंगे। ये डिप्लोमा वाला पार्ट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है डिप्लोमा में भी दे रखा है, लेकिन जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगले लेक्चर में इस चैप्टर का बचा हुआ पूरा पार्ट हम कवर करा देंगे। तो 2 पार्ट में आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। तो एक बार मुझे कमेंट्स करके आप सब बच्चे ये जरूर बताएंगे कि रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर कैसा रहा, क्योंकि इससे पहले लाइव सेशन होते थे, लेकिन लाइव सेशन वाइट बोर्ड पर लिख करके करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। कमेंट्स पढ़ने में कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे, तो आपका पूरा फोकस सामने बना रहे, इसलिए मैंने ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है। मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, चीज़ों को पहले लिखता था फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आपका टाइम इससे काफ़ी बचा होगा। ठीक है, काफ़ी टाइम हमने अपना सेव कर लिया। तो आप कमेंट्स करके सभी बच्चे बताएंगे कि इस टाइप से लेक्चर आप सबको समझ आ रहा है, और आप नोट्स भी बना पाएंगे इजीली, इन सबको देख के नोट्स भी लिख पाएंगे। बाकी PDF देंगे, लेकिन आप साथ साथ लिखेंगे, बेहतर होगा। समझने में कोई कैसी भी दिक्कत तो नहीं। अपने ओपिनियंस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, जो भी आपकी राय हो उन्हें ज़रूर लिखें। ठीक है, तो मिलेंगे अब हम बहुत जल्द अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।